हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच 12th केमिस्ट्री में चैप्टर विलियन से एक नया लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर के अंदर हम आपको पढ़ाने वाले हैं सबसे पहले वाष्प दाब, उसके बाद वाष्प दाब का अवनमन और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे राउट का नियम। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपका वाष्प दाब, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो वेपर प्रेशर। ठीक है, अब वेपर प्रेशर को समझने की नाम से ही पता लग रहा है बेटा, वाष्प दाब, वाष्प के द्वारा डाला गया दाब जो होता है वो क्या होता है, आपका वाष्प दाब होता है। लेकिन वो वाष्प दाब किस तरह डालती है वो समझते हैं। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक बेटा क्या है, हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है। ठीक है, क्या है बेटा, एक क्लोज कंटेनर है और इसमें हमने यहां तक क्या भर रखा है, जल भर रखा है बेटा। तो ये हमारे पास किसके मॉलिक्यूल होंगे, जल के मॉलिक्यूल है। आप कोई भी द्रव ले सकते हो जो वाष्पीकृत हो सकता हो। ठीक है, किसके मॉलिक्यूल है बेटा, जल के मॉलिक्यूल है। ठीक है, प्योर लिक्विड है कोई। अब क्या होगा कि जैसे जैसे आप इस द्रव को गर्म करेंगे तो इस द्रव की क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। और हमने पढ़ रखा है कि जब कोई द्रव को गर्म करने पर वो किसे बदल जाता है, वाष्प में, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, आपकी वाष्पीकरण कहलाती है, इवापोरेशन कहलाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ठीक, अब क्या होगा, जब यहां पर वाटर की वेपर बनेगी तो ये वेपर मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। ठीक है, ये बन रही है वेपर की मॉलिक्यूल्स, ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे, वेपर बन रही है तो प्रेशर भी डलेगा। भी समझते हैं किस तरह डलता है बेटा। तो यहां पर वाष्पीकरण की क्रिया हमारी चल रही है। अब क्या होगा, जब वाष्पीकरण की क्रिया होगी कि कुछ वाटर के मॉलिक्यूल तो आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे, और कुछ मॉलिक्यूल जो है बेटा इस बर्तन की दीवार से भी तो टकराएंगे। ठीक है, अब जब इसकी दीवार से टकराएंगे और आपस में टकराएंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा कम होगी या ज्यादा, तो हम कहेंगे बेटा क्या हो जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो यहां से टकराने के बाद ये वेपर के जो मॉलिक्यूल थे जो वाष्पीकृत हो रहे थे वे दोबारा किसे बदलेंगे बेटा, धीरे धीरे लिक्विड बदलेंगे, और लिक्विड बदलकर दोबारा किस पे जाएंगे, एक द्रव की सतह टकराएंगे, जाकर दोबारा नीचे ले जाएंगे द्रव के अंदर। तो जब किसी द्रव को गर्म करने पर वो वाष्प में बदलता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी वाष्पीकरण। और उसके विपरीत जब कोई वाष्प के अणु ठंडे होकर या अपनी ऊर्जा को कम कर कर दोबारा किसे बदल जाते हैं, द्रव में बदल जाते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको पढ़ा होगा आपने 9th के अंदर, पता होना चाहिए, संघनन। क्या कहलाती है बेटा, संघनन। इंग्लिश में बोलते हैं इस चीज को हम कंडेंसेशन। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब वेपर बन रही है और वेपर ठंडी होकर दोबारा किसे बदल रही है, द्रव के अंदर, तो क्या हुआ, इधर दो प्रोसेस, दो प्रक्रम एक साथ चल रहे हैं, वाष्पीकरण भी और संघनन भी। ठीक है, तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है और एक टाइम बाद क्या होता है बेटा, वाष्पीकरण और संघनन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, एक इक्विलिब्रियम आ जाती है, एक साम्य अवस्था आ जाती है। कौन सी साम्य अवस्था आ जाती है बेटा, गतिक साम्य अवस्था। कौन सी साम्य अवस्था आ जाती है, गतिक। यानी कि जितने अणु वाटर के या किसी द्रव के वाष्प में बदलते हैं उतने अणु ही ठंडे होकर दोबारा किसे बदल जाते हैं, द्रव के अंदर। तो इनके बीच में यानी कि वाष्पीकरण और संघनन दोनों क्रियाओं, दोनों प्रक्रमों के बीच क्या आ जाती है, एक गतिक साम्य अवस्था आ जाती है। तो गतिक साम्य अवस्था में जब यहां पर ये वाष्प द्रव बदल रहा है तो ये द्रव क्या करेगा, इस लिक्विड की सतह पे क्या डालेगा बेटा, एक प्रेशर डालेगा। इस वेपर की वजह से ये लिक्विड बदली, वो वेपर क्या करेगी, इस द्रव की सतह पे क्या करेगी, एक दाब उत्पन्न करेगी। इस दाब को ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, आपका वाष्प दाब बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वाष्प दाब बोल देते हैं। बात समझ में आती है। तो जब वाष्पीकरण और संघनन की क्रिया में गतिक साम्य अवस्था रहती है, यानी कि गतिक साम्य अवस्था में किसी वाष्प के अणु द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्प दाब। समझ में आती है बात। चलिए
क्योंकि बेटा यहां पर एक क्या भरा हुआ है, एक शुद्ध द्रव है, एक प्योर लिक्विड है। शुद्ध द्रव है और शुद्ध द्रव के लिए जो हम वास्तव लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं बेटा पी नोट ए से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। तो शुद्ध द्रव का जो वास्तव होगा उसे हमने लिख दिया है यहां पर, क्योंकि लिक्विड केवल ए मान लिया तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये पी नोट ए हो जाएगा। कोई लिक्विड बी होगा तो उसके लिए पी नोट बी हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आती है। चलिए, ये बात तो किसकी हुई बेटा, वाष्प दाब की। अब हम जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन, कि जब वाष्प दाब का अवनमन पढ़ना था तो वाष्प दाब का पता होना चाहिए था। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है वाष्प दाब का अवनमन। इसका मतलब अवनमन का मतलब बेटा घटना होता है जब कोई चीज लो होती है, तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको लोवरिंग इन वीपी, बोले तो वेपर प्रेशर। क्या चाहिए बेटा, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, फिर आगे इसको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। इसकी बेटा परिभाषा क्या है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। यह घटना ही वाष्प दाब का अवनमन कहलाती है। कहने का मतलब पहले एक शुद्ध विलायक था जिसे गर्म करने पर बहुत ज्यादा वाष्प बन रही थी, तो वाष्प दाब भी क्या था बेटा, ज्यादा। अब क्या हुआ, उसके अंदर एक ऐसा विलेय पदार्थ मिला दिया जिसकी वाष्प नहीं बन पाती, अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, लाइक NaCl, ग्लूकोज, शुगर, ये मिला दिया। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से वो अवाष्पशील विलेय पदार्थ जो मिलाया उसकी वजह से उसका दाब, वाष्प दाब किसका, विलायक के अंदर विलेय मिलाया तो क्या बना, विलयन। तो वाष्प दाब किसका कम हुआ, विलयन का। यानी विलायक का वाष्प दाब तो ज्यादा था लेकिन विलेय मिलाते ही अवाष्पशील दाब क्या हो गया, घट गया। इस घटना को ही क्या कहते हैं आप, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। समझ में बात, लेकिन ये हुआ कैसे, बात तो ये है ना। चलिए आ जाइए समझाते हैं। चलो देखते हैं। मान लीजिए इधर हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर को हमने फिर से क्लोज किया, क्योंकि आपको वाष्प दाब पता करना है तो कंटेनर क्लोज होना चाहिए। ओपन कंटेनर में वाष्प दाब का पता नहीं लग सकता, क्योंकि जितनी वाष्प होगी सब बाहर निकल जाएगी, द्रव की सतह पे कोई दाब नहीं डलेगा। चलिए, अब हमारे पास मान लीजिए इसके अंदर हमने एक लिक्विड भरा हुआ है, ये हमारा है शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक बोले तो एक शुद्ध द्रव है। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर, ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर हमने क्या किया, शुद्ध विलायक तो था लेकिन विलायक के साथ विलायक प्लस अवाष्पशील विलेय पदार्थ, नॉन वोलेटाइल क्या है, सोल्यूट है। ठीक है, दोनों चीज मिला दी, तो इन दोनों के मिलने से बेटा क्या प्राप्त होगा आपको, एक विलयन। क्या प्राप्त होगा, विलयन। तो हमने क्या देखा, जहां पर शुद्ध विलायक था तो यहां पर हमने देखा कि बहुत ज्यादा संख्या में क्या बन रहे थे, वाष्प के अणु। क्या बन रहे थे बेटा, वाष्प के अणु, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स। थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आनी चाहिए। लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा संख्या में क्या बन रहे थे बेटा, वेपर मॉलिक्यूल बन रहे थे। तो इसका मतलब वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, ज्यादा वाष्प बन रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर वाष्प दाब भी क्या होगा, वाष्प दाब क्या होने वाला है बेटा, ज्यादा होने वाला है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब एक विलायक के अंदर क्या डाल दिया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ। अब ऐसा क्या हुआ कि क्या देखा गया कि वेपर के जो मॉलिक्यूल थे, वे क्या हो गए, बहुत कम हो गए। स्मॉल नंबर ऑफ
स्मॉल नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स, बहुत छोटी संख्या में क्या बन रहे थे, वेपर के मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हुआ, वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये आया कि एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ को विलायक के अंदर डालने पर वाष्प दाब क्यों घट जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये कैसे होगा, चलिए हम बताते हैं। पहले क्या था, केवल एक प्योर लिक्विड ए था। क्या था बेटा, यहां पर मान लीजिए ए था, तो सभी मॉलिक्यूल किसके थे, ए के थे, और वो क्या था, विलायक था, जो कि वाष्पीकृत हो सकता था। लेकिन अब क्या किया हमने इस लिक्विड, जो कि बिल्कुल प्योर लिक्विड नहीं था, जिसके अंदर हमने क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ था वो इस द्रव की सतह पे आके बैठ गया ऊपर। अब क्या है, इनकी बात ये थी कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। कहने का मतलब कि ये अवाष्पशील थे, खुद तो इनकी वाष्प बन नहीं रही, जो विलायक के अणु थे जो वाष्पीकृत होना जाते थे उन्हें भी वाष्पीकृत नहीं होने देते। उन्हें भी क्या करते हैं, जैसे ही यहां पर विलायक के अणु वाष्पीकृत होते हैं, ये इनसे टकराकर दोबारा कहां आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। कुछ ही मॉलिक्यूल ऐसे थे जो यहां से बचकर निकल जाते थे और वाष्पीकृत हो जाते थे। तो वाष्प दाब क्या हो जाए, कम हो गया, क्योंकि वेपर नहीं बन पा रही ज्यादा। क्यों, क्योंकि अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणु द्रव की सतह पर बैठकर उसका जो मार्ग है विलायक अणुओं को निकलने का वो अवरुद्ध कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर विलायक अणु वाष्पीकृत नहीं हो पाते, बाहर नहीं जा पाते, और उसकी वजह से वाष्प दाब क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। ठीक है, तो वाष्प दाब का अवनमन क्या था बेटा, कि जब किसी शुद्ध विलायक के अंदर कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। यही वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। क्यों कम होता है, क्योंकि अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणु द्रव की सतह पर आकर वहां क्या कर देते हैं, एक बैरियर लगा देते हैं, उस मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, जिसकी वजह से विलायक के अणु वाष्पीकृत नहीं हो पाते और वाष्प दाब का मान घट जाता है। इतनी बात बेटा समझ में आई आपको। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आती है। अब चलो एक बात समझ लेते हैं कि माना शुद्ध विलायक प्योर सॉल्वेंट का वाष्प दाब, अभी तो बताया था जब कोई लिक्विड प्योर होगा तो क्या होगा, पी नोट ए। तो बेटा हमने क्या मान लिया, वाष्प दाब पी नोट ए है। ठीक है, अब फिर इसी तरह माना विलयन, वो भी कौन सा विलयन, अवाष्पशील विलेय मिला हुआ, इस विलायक के अंदर क्या मिला रखा है, अवाष्पशील विलेय। विलयन का वाष्प दाब, तो बेटा विलयन के वाष्प दाब को लिख देते हैं हम पीएस से, क्योंकि इसके अंदर दो चीज है, एक विलायक और एक विलेय, दोनों के वाष्प दाब को जोड़ के विलयन का आता है, तो हमने क्या लिख दिया, पीएस। तो लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वाष्प दाब का अवनमन। अब वाष्प दाब का अवनमन कैसे निकलेगा, हमने क्या कहा कि विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, इसका मतलब विलयन का वाष्प दाब कम है और विलायक का वाष्प दाब क्या है, ज्यादा। तो हमने पता है, हमें क्या पता है कि हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं। तो किसका वाष्प दाब ज्यादा है यहाँ पर, विलायक का। तो विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटाने पर हमें क्या मिल जाता है, वाष्प दाब का अवनमन मिल जाता है। समझ में आई बात, किस तरीके से, मान लीजिए पहले जो दाब था वो 100 mmHg था, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर वो 70 mmHg रह गया, तो वाष्प दाब का अवनमन कितना हुआ बेटा, 30 mmHg, यानी इतना वाष्प दाब घट गया। कैसे पता लगा, विलायक में से बेटा वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटा दिया, तो वाष्प दाब का क्या मिल गया, अवनमन मिल गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलिए इसी तरह अभी ये तो वाष्प दाब पढ़ा हमने, अवनमन। एक बेटा होता है आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, अभी समझाते हैं क्या होता है, ग्राउंड में जरूरत पड़ेगी उसकी।
आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। तो जो हमने वाष्प दाब का अवनमन निकाला पी नोट ए माइनस पी एस को विलायक के वाष्प दाब से भाग देने पर, विलायक के आपेक्ष यानी विलायक के वाष्प दाब से भाग देने पर तो आपका क्या निकल जाता है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर निकल जाता है, आपका आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन निकल जाता है, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नोट ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार अब जो है हमारे पास बेटा वाष्प दाब है, किसके लिए है, राउट के नियम के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राउट्स लॉ। क्या पढ़ेंगे बेटा, राउट का नियम, राउट नियम। तो राउट जो नियम पढ़ने वाले हैं बेटा, हम दो टाइप से पढ़ेंगे। आपका एक वाष्पशील द्रवों के लिए, जब आपके दोनों या तीनों जितने भी द्रव होंगे सब किसी स्टेट में हो बेटा, द्रव अवस्था में हो और वाष्पशील हो। ठीक है, समझ में आती है बात। तो पहले बात करते हैं बेटा, नंबर फर्स्ट, वाष्पशील द्रवों के लिए। ठीक है, फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स, अब देखते हैं बेटा, मान लीजिए हमारे पास दो लिक्विड है ए और बी, दोनों वाष्पशील है। मान लिया कि ए का जो आंशिक दाब है वो पी ए है और उसी तरीके से जो बी का आंशिक दाब है वो पी बी है। ठीक है, और जो ए के मोल प्रभाज है वो एक्स ए है और जो बी के मोल प्रभाज है वो एक्स बी है। तो राउल्ट्स ने क्या कहा, वाष्पशील द्रवों के लिए क्या कहा बेटा, कि वाष्पशील द्रवों के लिए उसने कहा कि किसी भी मिश्रण के अंदर जो वाष्पशील द्रव होते हैं उनमें प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी कि हमारे पास जो द्रव है उसके अंदर जो अवयव होगा, मान लीजिए एक क्या है, ए है और एक क्या है आपके पास अवयव बी है, तो जो इसका आंशिक दाब होगा पी ए वो इसके मोल प्रभाज के क्या होगा बेटा, समानुपाती। इस तरह बी द्रव के लिए जो बी का आंशिक दाब होगा वो उसके मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होगा। जब यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक बेटा यहां पर व्यंजक एक पॉइंट आएगा, एक फंक्शन आएगा पी नोट ए, इसी तरीके से पी भी हटाएंगे, फिर यहां पर आएगा पी नोट बी एक्स बी, जहां पी नोट ए व पी नोट बी शुद्ध द्रव ए व बी के वाष्प दाब है। शुद्ध द्रव ए व बी के क्या है, वाष्प दाब है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। भाई क्या कहा राउल्ट ने वाष्पशील द्रवों के लिए, कि प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब जो होगा वो उसके मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती। समानुपाती हटाया, यहाँ पर पी नोट ए आ गया, यहाँ पर पी नोट बी आ गया। ये पी नोट ए पी नोट बी क्या है, ये शुद्ध द्रवों के लिए उनके बेटा क्या है, वाष्प दाब है। ठीक है, अब बात करते हैं, मान लीजिए एक लिक्विड ए था, एक लिक्विड क्या था बी, इसके लिए वाष्प दाब पी ए, इसके लिए आंशिक दाब पी बी। तो डाल्टन ने क्या कहा था, क्योंकि यहां पे वाष्प बन रही है बेटा, तो डाल्टन ने कहा था कि जब किसी भी गैस का कुल वाष्प दाब निकालना हो तो उनके आंशिक दाब को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो अगर हमें पूरे विलयन जो द्रव है, मिश्रण है पूरा ए और बी का, अगर इसे कुल वाष्प दाब निकालना हो पीएस, विलयन का वाष्प दाब, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाल्टन के अकॉर्डिंग पीए यानी ए का आंशिक दाब को और बी के आंशिक दाब को जोड़ देना होगा। ठीक है, उससे क्या होगा, देखो पीए की वैल्यू बेटा क्या है, पी नोट ए एक्स
प्लस पीबी की वैल्यू क्या है, पी नोट बी एक्स बी, तो पीएस बराबर ये हो गया। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, यानी कि एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स भी रख सकते हैं। तो इस एक्स ए की जगह पर आप क्या रख सकते हो, 1 माइनस एक्स बी। तो आप क्या करोगे, पी एस बराबर पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पी नोट ए अंदर मल्टीप्लाई पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। अब यहां पर पी नोट ए प्लस वाले को आगे लिख लेते हैं और माइनस वाले को पीछे, यानी पी नोट बी एक्स बी प्लस वाला आगे आ जाएगा। ठीक है, और माइनस वाला ये पी नोट ए और एक्स बी पीछे चला जाएगा। ठीक है, यहां से ये अलग कर देते हैं। फिर क्या होगा, पी एस बराबर पी नोट ए प्लस, यहां से क्या कॉमन है, इधर भी एक्स बी इधर भी एक्स बी, तो एक्स बी कॉमन, तो फॉर्मूला आ गया पी नोट बी माइनस पी नोट ए। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, आपको इस तरह क्वेश्चन देगा वो कि कुल वाष्प दाब इतना है, शुद्ध द्रव्यों ए व बी के लिए वाष्प दाब इतने हैं, तो द्रव के अंदर प्रत्येक अवयव का संघटन ज्ञात करो। अब ये संघटन क्या मतलब क्या है, यहां पर बेटा मोल प्रभाज से है। तो आपको पीएस की वैल्यू भी मिलेगी, पी नोट ए की वैल्यू मिलेगी, पी नोट बी की वैल्यू मिलेगी। उससे आपको केवल क्या निकालने हैं, वहां पर मोल प्रभाज निकालने हैं। अगर आपको क्या कहता है वो संघटन निकालने के लिए, एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन दिया भी हुआ है ये। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल जब कराएंगे तो आपको वहां पर इसे समझाएंगे। ठीक है, समझ में आती है बात ये। चलिए, तो ये बेटा किसके लिए था, वाष्पशील द्रव्यों के लिए। क्या था, उसका नियम था राउल्ट का, और ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आता है। आपको ये नहीं रटना फॉर्मूला, आपको ये पता होना चाहिए। आप इसी से क्या बना दोगे, ये वाला फॉर्मूला बना दोगे नहीं बना दोगे, कभी बनाया तुम्हारे सामने, क्योंकि हमें पता है कि मोल प्रभाज का जो योग होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहीं से चाहे आप एक्स बी की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स ए की निकाल लीजिए, कोई सी वैल्यू रख लीजिए, वही मोल प्रभाज आप निकाल सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आपको। ठीक है, तो ये बात किसके लिए हुई थी बेटा, वाष्पशील द्रव्यों के लिए। चलिए, अब सेकंड बात करते हैं राउल्ट्स के लॉ के लिए, किसके लिए, अवाष्पशील के लिए। अवाष्पशील द्रव के लिए क्या होगा बेटा, चलिए देखते हैं। तो सेकंड आया बेटा आपका अवाष्पशील द्रव्यों के लिए। किसके लिए, अवाष्पशील द्रव्यों के लिए। अब राउल्ट के अनुसार क्या कहता है अवाष्पशील का नियम, यानी अवाष्पित द्रव्यों के लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है कि अवाष्पशील द्रव्यों के लिए ये कहता है राउल्ट का नियम कि आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन जो होता है वो अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, राउल्ट के अनुसार किसी द्रव के आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, यही बात हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको किस तरह। चलिए समझते हैं। तो राउल्ट के नियम से हमने अभी पढ़ा था पीएस बराबर पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ठीक, अब जो है यहां पर एक्स ए, तो मान लीजिए किसके मोल प्रभाज है बेटा, कुछ ही मान ले, तुम्हारी इच्छा है, विलेय के मान लो या विलायक को, तुम्हारी इच्छा है। तो हमने मान लिया है किसके हैं बेटा, विलायक के मोल प्रभाज है, विलायक के मोल प्रभाज है। और एक्स भी अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज है। ठीक है, अब चूंकि अवाष्पशील विलेय वाष्प नहीं बनाता है, तब
तो जब वो वाष्प ही नहीं बना रहा था तो उसका बेटा शुद्ध द्रव का जो वाष्प दाब होगा वो कितना होगा, पी नोट बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि बेटा एक्स भी किसके मोल पर भाग माने हमने, विलेय के, तो इसका वाष्प दाब भी क्या होगा, पी नोट बी, और ये तो बेटा क्या है अवाष्पशील, तो इसकी तो वाष्प नहीं बनेगी, तो इसके लिए पी नोट बी कितना हो जाएगा 0, और जब इसके लिए पी नोट बी यहाँ पर 0 हो जाएगा तो एक्स बी भी कितना हो जाएगा 0, तो पी एस बराबर पी नोट ए एक्स ए प्लस 0 इंटू एक्स बी, तो ये तो बेटा पूरा 0 ही हो जाएगा, तो इसे आप लिखें या ना लिखें, क्योंकि बेटा जब पी नोट बी यहाँ पर रखेंगे और 0 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 0 ही, तो आपके पास क्या आया फिलहाल अभी, पी एस बराबर पी नोट ए एक्स ए। अब फिर हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या है 1, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से एक्स ए की, तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका एक्स बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर तुम क्या करो, एक्स ए की जगह पर क्या रख दीजिए 1 माइनस एक्स बी, तो पी एस बराबर पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी, इस पी नोट ए की अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, पी नोट ए -1 हो गया तो माइनस है बेटा, तो पी नोट ए एक्स बी पी एस, इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो पी नोट ए एक्स बी और पी नोट ए माइनस पी एस। अब यहां पर देखो ये पी नोट ए इसके साथ किस चीज में है, मल्टीप्लाई में, इसके साथ कहे में जाएगा बेटा, डिवाइड में जाएगा, तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नोट ए। अगर आपको याद हो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जब हमने वाष्प दाब का अवनमन पढ़ाया था तो वहां पर आपको आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या बताया गया था, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए, और राउल्ट ने क्या कहा था कि अवाष्पशील द्रवों के लिए, अवाष्पशील द्रव के लिए आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है बराबर, एक्स बी किसके मोल प्रभाज माने थे बेटा, यहां पर एक्स बी विलेय के माने थे या नहीं माने थे, और पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए क्या है, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन है, दोनों एक दूसरे के क्या आ गए, बराबर आ गए, यही तो बात राउल्ट ने कही थी, किसके लिए, अवाष्पशील के लिए, द्रव कौन सा लिया आपका अवाष्पशील, तो बात आगे नहीं आ गई वही, तो यही कहा था किसने, राउल्ट ने, कि आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब उसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे बेटा, एक अनुभार निकालने के लिए संबंध है वो आपको बताएंगे, चलिए देखते हैं किस तरीके से, वही फॉर्मूला लिख रहने दीजिए वहां पर, और इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दीजिए, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए बराबर एक्स बी। एक्स बी जो है यहाँ पर विलेय के मोल प्रभाज है, तो मोल प्रभाज निकालने का तरीका ये होता है कि जिसके भी मोल प्रभाज निकाल रहे हो उसके मोल ऊपर बटे में टोटल मोल, तो हमने मान लिया जो स्मॉल एन है वो विलेय के मोल है, यहां पर मान लेते हैं किसके मोल है, विलेय के, और कैपिटल एन किसके मोल है बेटा, आपके विलायक के मोल है, किसके मोल है, विलायक के, और चूंकि हम जानते हैं मोल बराबर स्मॉल एन है तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एन, ये डब्ल्यू जो है स्मॉल ये विलेय की मात्रा है, और ये विलेय का क्या है बेटा, अणुभार है। इसी तरीके से अगर आप कैपिटल एन की बात करोगे तो कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, यानी कि ये विलायक की मात्रा है कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, और ये किसका है, विलायक का अणुभार है। तो आप क्या करोगे इस वाले फॉर्मूले के अंदर, देखिए यहां पर पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए बराबर स्मॉल एन की जगह पर क्या रखोगे, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, ठीक है। अब इसे चेंज करोगे तो स्मॉल डब्ल्यू के पास कैपिटल एम आ जाएगा और कैपिटल डब्ल्यू के पास स्मॉल एम आ जाएगा, तो हमारे पास यहां पर एक फॉर्मूला बन के आएगा, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम और कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम, ठीक है।
जहां पी नॉट ए शुद्ध विलायक का वास्तव है, पीएस विलयन का वास्तव है, स्मॉल डब्ल्यू विलय की मात्रा है, कैपिटल एम विलायक का अनुभार है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक की मात्रा है ग्राम में, स्मॉल एम विलय का अनुभार है। ठीक है, समझ में आती है इतनी बात। और इन्हीं कुछ फॉर्मूलों पर, चाहे एक फॉर्मूला ये वाला आया, इससे पहले एक फॉर्मूला आया, उन्हीं फॉर्मूलों पर आपकी परीक्षा में आपसे आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराने वाले हैं। फिलहाल अगर आप इन फॉर्मूला को नहीं याद करोगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर के न्यूमेरिकल समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने मित्रों को भेजते रहें वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद।